क्या एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करने वाले विदेशी आतंकवादियों को कानूनी पेचीदगियों के नाम पर जेल से रिहा कर देना सही है? भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने वाले आतंकवादियों को छोड़ने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। और खास बात यह है कि राहुल गांधी वीर सावरकर को कायर साबित करने के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, उतनी शिद्दत से उन्हें अपने ही पिता राजीव गांधी की हत्या करने वाले आतंकवादियों को सजा दिलवानी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि इस मामले में दोषियों की रिहाई के खिलाफ केंद्र सरकार ने जो पुनर्विचार याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें दो बड़ी बातें लिखी हैं। पहली बात, अदालत ने जिन 6 दोषियों को रिहा किया, उनमें से 4 आतंकवादी श्रीलंका के नागरिक हैं और भारत सरकार का कहना है कि दूसरे देश से आए जिन आतंकवादियों को भारत की न्यायिक और कानून व्यवस्था ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के लिए दोषी माना, ऐसे आतंकवादियों को रिहा करना भारत की संप्रभुता के लिए उचित नहीं होगा और इस फैसले के अंतर्राष्ट्रीय दुष्प्रभाव होंगे। यानी केंद्र सरकार सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को कह रही है कि राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने का फैसला रद्द होना चाहिए और आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी भारत की संप्रभुता के लिए खतरनाक है। आप खुद ही सोचिए, भारत हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद का मुद्दा उठाता है, पाकिस्तान का मुद्दा उठाता है, दूसरे देशों से जो आतंकवाद आ रहा है उसका मुद्दा उठाता है, अलगाववाद का मुद्दा उठाता है। और अगर हमारे ही अपने ही देश में हम अपने ही एक पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को, ऐसे आतंकवादियों को रिहा कर देंगे, उनकी जेल की सजा को माफ कर देंगे, तो पूरे देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे और इससे आतंकवादियों की हिम्मत कितनी बढ़ेगी। दूसरी बात इसमें यह भी लिखी है कि इस केस में केंद्र सरकार को उसका पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोषियों की तरफ से यानी आतंकवादियों की तरफ से जो याचिका दायर हुई सजा माफ करने की, उसमें भारत सरकार को पार्टी नहीं बनाया गया था। अगर भारत सरकार को इस मामले में पक्ष रखने का मौका मिलता तो वो इस रिहाई के खिलाफ जरूर अपील करती। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या आज से 31 साल पहले 21 मई 1991 को हुई थी, जब वो तमिलनाडु में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए गए थे। ये उसी जमाने की तस्वीरें हैं, हमने आपके लिए निकाली हैं। उस समय श्रीलंका के आतंकवादी संगठन LTTE की एक महिला आतंकवादी ने राजीव गांधी को फूलों का हार पहनाने के बाद उनके पैर छूते समय खुद को बॉम्ब से उड़ा लिया था। ये एक आत्मघाती हमला था। आजकल तो आप आत्मघाती हमलों के बारे में सुनते रहते हैं क्योंकि ये होते रहते हैं। उस जमाने में आत्मघाती हमला एक नई चीज थी और ये राजीव गांधी की आखिरी फोटो है जिसमें वो जीवित नजर आ रहे हैं। जो आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये राजीव गांधी की आखिरी तस्वीर है जिसमें वो जीवित है और इसमें वही आतंकवादी है। इसमें इस आत्मघाती हमले में राजीव गांधी और इस महिला आतंकवादी समेत 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। यानी इस महिला ने अपने आसपास ही बॉम्ब बांधे हुए थे। इस महिला आतंकवादी का नाम था धनु और बड़ी बात यह है कि इस मामले में अदालत ने जिन 26 लोगों को दोषी माना, उनमें से सिर्फ नलिनी श्रीहरन अकेली ऐसी महिला थी जो राजीव गांधी की हत्या के दौरान घटना स्थल पर ही मौजूद थी। देखिए, यह नलिनी की उस समय की तस्वीर है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यह बात जांच एजेंसियां अदालत में साबित भी कर चुकी है, लेकिन दुख की बात यह है कि इसके बावजूद आज राजीव गांधी के सभी हत्यारे जेल से बाहर हैं, जेल से आजाद हैं और गांधी परिवार ने भी इन हत्यारों को माफ कर दिया। गांधी परिवार ने क्या किया? उन्होंने बड़ा दिल दिखाने के लिए इसे एक निजी मामला मान लिया, इसे एक पारिवारिक मामला मान लिया, जबकि यह पारिवारिक मामला नहीं है। राजीव गांधी देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे और देश के एक प्रधानमंत्री की इस तरह हत्या हो जाना सिर्फ परिवार की क्षति नहीं है, पूरे देश की क्षति है। सोचिए, आज राहुल गांधी वीर सावरकर को कायर साबित करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन अपने ही पिता के हत्यारों को वो माफ कर चुके हैं, जबकि इन हत्यारों की पृष्ठभूमि आतंकवाद से जुड़ी हुई है। ये सारे आतंकवादी थे। राजीव गांधी की हत्या के 7 साल बाद वर्ष 1998 में इस मामले में विशेष अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया था और तब अदालत ने कुल 26 लोगों को दोषी माना और उन्हें फांसी की सजा दी। लेकिन बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने 19 दोषियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि इन लोगों ने जो अपराध किया है
उसकी सजा ये भुगत चुके हैं, जबकि 3 हत्यारों की फांसी की सजा को अदालत ने उम्र कैद में बदल दिया था और 4 लोगों की मौत की सजा को उस समय अदालत ने बरकरार रखा था। तब जिन हत्यारों को फांसी की सजा हुई उनमें पहली थी नलिनी श्रीहरण, दूसरा था नलिनी का पति वी श्रीहरण उर्फ मुरुगन, जो एलटीटी का आतंकवादी था और श्रीलंका से चेन्नई आया था। तीसरा था संथन, यह भी श्रीलंका से भारत आया था। और चौथा था एजी पेरारीवलन। इसके अलावा जिन 3 हत्यारों को उम्र कैद की सजा हुई उनमें पहला था आरपी रविचंद्रन, दूसरा था रॉबर्ट जो श्रीलंका से उस समय भारत आया था और तीसरा था जय कुमार, यह भी श्रीलंका का ही नागरिक है। नोट करने वाली बात यह है कि वर्ष 1999 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4 दोषियों को फांसी देने के लिए कहा तो इससे सबसे ज्यादा तकलीफ सोनिया गांधी को ही हुई थी, यानी राजीव गांधी की खुद की पत्नी को ही इससे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। उस समय सोनिया गांधी ने अपने पति की हत्या की साजिश रचने वाली नलिनी मुरुगन की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए राष्ट्रपति को एक अपील भेजी और उन्हीं की अपील के बाद वर्ष 2000 में नलिनी की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। आपको यह बात नहीं पता होगी, लेकिन यह सोनिया गांधी की अपील पर हुआ था। सोनिया गांधी ने ही कहा था कि इनकी सजा माफ कर दी जाए। उस समय सोनिया गांधी ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति से मिलकर नलिनी को सजा में छूट देने की अपील की। उसके अलावा राजीव गांधी की हत्या के कुछ समय बाद जब सोनिया गांधी को यह पता चला कि जेल में बंद नलिनी गर्भवती है, तो सोनिया गांधी ने कहा था कि नलिनी की गलती की सजा एक मासूम बच्चे को नहीं दी जा सकती, जो अब तक दुनिया में आया ही नहीं है। हालांकि इसके बाद भी इस मामले में 3 दोषी ऐसे थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत फांसी की सजा होनी थी। मान लीजिए हम नलिनी की बात मान लेते हैं, वो गर्भवती थी, उनका केस अलग हो सकता है। वर्ष 1999 में तमिलनाडु की तत्कालीन राज्यपाल उनकी दया याचिका को खारिज कर चुकी थी, लेकिन बाद में इन तीनों हत्यारों ने वर्ष 2000 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन और फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपनी दया याचिकाएं भेजी और कहा कि हमें माफ कर दिया जाए, लेकिन इस दौरान दोनों ही राष्ट्रपतियों द्वारा इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। नोट करने वाली बात यह है कि जिस दौर में सोनिया गांधी ने नलिनी की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की अपील की, उस दौर में भी बीजेपी यही कह रही थी कि जिन आतंकवादियों ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की है, ऐसे लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए और इन लोगों की सजा ना तो कम होनी चाहिए ना ही माफ होनी चाहिए। बीजेपी ने तब भी यही कहा था। उस समय तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी और एम करुणानिधि मुख्यमंत्री थे और वो भी यही चाहते थे कि राजीव गांधी के हत्यारों की सजा माफ हो जाए, क्योंकि डीएमके को वोट चाहिए थे। डीएमके तमिल लोगों के वोट चाहती थी और डीएमके जो पार्टी है उसे वैसे भी एलटीटी का एक शुभचिंतक माना जाता है, एलटीटी का एक समर्थक माना जाता है और इस मुद्दे पर उनकी सरकार भी एक बार गिर चुकी है। और तमिलनाडु में और देश भर में लोग सब जानते हैं कि डीएमके जो है वो इन लोगों के प्रति बहुत ही नर्म थी। ये वहां की लोकल पॉलिटिक्स है, लेकिन बीजेपी ने तब इसका जबरदस्त विरोध किया था। हालांकि यह सवाल आपके मन में भी होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 हत्यारों को मौत की सजा दी तो उन्हें वर्षों तक यह सजा मिली क्यों नहीं, और आखिर ये सभी हत्यारे रिहा कैसे हो गए। इसके पीछे जो वजह है वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति, क्योंकि एक पूर्व प्रधानमंत्री मारा जाए, उसकी हत्या हो जाए, उस पर भी हमारे देश में पॉलिटिक्स होती है और उस नेता की अपनी पार्टी भी उस पर पॉलिटिक्स करती है। असल में राजीव गांधी के हत्यारों ने वर्ष 2000 में पहली बार भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को सजा माफ करने के लिए दया याचिका भेजी, लेकिन इस पर 11 वर्षों के दौरान कोई फैसला नहीं हुआ। 11 साल बीत गए। 2000 के बाद 2011 में जब पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने ये याचिकाएं उस समय की यूपीए सरकार को भेजी, तब तत्कालीन सरकार ने इन्हें खारिज कर दिया। लेकिन इसके बाद ये सभी हत्यारे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उनकी तरफ से कहा गया क्योंकि उनकी दया याचिकाएं पूरे 11 वर्षों तक लंबित रहीं, जो कि न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, इसलिए उन्हें अब फांसी नहीं दी जा सकती। यानी ये कानूनी पेचीदगियां हैं और इस सजा को अब उम्र कैद में बदल दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को 2014 के अपने एक फैसले में सही मान लिया, इसलिए फांसी नहीं हुई, उम्र कैद की सजा में तब्दील हो गया।
कोर्ट ने तब कहा क्योंकि इन 3 दोषियों की अपील वर्षों से सुनी नहीं गई, इसलिए इनकी मौत की सजा रद्द की जाती है। हालांकि इस मामले में यह राजनीति यहीं समाप्त नहीं हुई। वर्ष 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, तब लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में प्रचार चल रहा था और तमिलनाडु में उस समय जयललिता की सरकार थी। जयललिता को ऐसा लगा कि अगर वो राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई को लेकर एक प्रस्ताव पारित कर दे तो इससे उन्हें चुनाव में बम्पर वोट मिलेंगे और उनकी पार्टी जीत जाएगी। और जैसा जयललिता ने सोचा था, चुनाव में ठीक वैसा ही हुआ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन सभी हत्यारों को रिहा करने के लिए एक प्रस्ताव पास कर दिया और इसके बाद जब चुनाव के नतीजे आए तो जयललिता की पार्टी राज्य की 39 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीत चुकी थी।